हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक गवर्नमेंट ऑडिट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े डेफिनेशन से। तो गवर्नमेंट ऑडिट की जो डेफिनेशन है, इट इज द ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब देखिए तीन चीजें इधर, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशंस, तीन चीजें कवर की गई है ऑफ अ पब्लिक एंटिटी मेड सब्सिक्वेंट टू देयर एग्जीक्यूशन, यानी एक बार वो काम हो चुका है उसके बाद ऑडिट स्टार्ट होगी फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्युएटिंग, यानी इवेल्युएट करने के लिए, उनको वेरीफाई करने के लिए और उसके ऊपर रिपोर्ट देने के लिए, प्रेजेंटिंग अ रिपोर्ट कंटेनिंग एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स ऑन द ऑडिट फाइंडिंग्स टुगेदर विद द कंक्लूजन, रिकमेंडेशन देना फ्यूचर के एक्शंस के लिए by the responsible officials and in case of examination of financial statements। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा था तीन चीजों की है कि फाइनेंशियल्स की भी ऑडिट होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव के वर्किंग की भी होगी और अदर ऑपरेशंस होंगे। तो सेवेंथ पॉइंट का मतलब यही है कि इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट है तो उसके ऊपर ओपिनियन भी एक्सप्रेस करेंगे और उनके ओपिनियन किस रिगार्ड में, फेयरनेस ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फाइनेंशियल्स। तो ये है डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑडिट की। अब देखिए थ्रू आउट दी गवर्नमेंट ऑडिट स्टूडेंट्स आप एक टर्म पढ़ेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है, तो इस ये जो टर्म है आर्टिकल 266 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, उसके आर्टिकल 266 में दिया हुआ है कि कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या आएगा, ऑल दी रेवेन्यूज रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितना भी कलेक्शन जाएगा इस फंड में जाएगा। कुछ लोन्स लिए हैं गवर्नमेंट ने वो जाएगा। तीसरा, जो लोन पहले दिए हुए थे उसका रीपेमेंट आ गया, तो ये तीनों चीजें कंसोलिडेटेड फंड में जाएंगी। तो ये हो सकता है अगर एमसीक्यू पर्पस पे आए तो आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड, यानी जितनी भी अकाउंटिंग हो रही है, मैकेनिज्म प्रोसेस फॉर दी पब्लिक अकाउंटिंग होगी, तो पब्लिक का फंड है, पब्लिक का सारा पैसा है, टैक्सेस का पैसा जा रहा है इस कंसोलिडेटेड फंड में, तो उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग तो होनी चाहिए। दूसरा, अप्रेजल, यानी जितनी भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, अप्रेजल यानी उनका रिव्यू करना। तो ये है इसका ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ऑडिट, जितनी भी पॉलिसीज बन रही हैं, जितने भी प्रोग्राम से इनिशिएट हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको एक बार रिव्यू कर लेना। तीसरा, बेसिस फॉर दी करेक्टिव एक्शन, अगर ऑडिट ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन फैक्चुअल डेटा, फैक्चुअल यानी जितने भी रियल है ना रिसर्च वगैरह करने के बाद जो भी रिपोर्ट आती है, फैक्चुअल डेटा आता है, उसके बेसिस पे अगर कुछ है ना गैप मिलता है एज पर दी स्टैंडर्ड एंड दी एक्चुअल प्रोग्राम्स, तो उसमें उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि द मेन ऑब्जेक्टिव of the government audit is a combination of ensuring accountability of administrative टू द लेजिस्लेचर, यानी जिन्होंने लॉ बनाए, एंड फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑडिट का इन्वेस्टिगेशन कोई पर्पस नहीं होता कि इन्वेस्टिगेशन करना और फ्रॉड पता लगाना ही लगाना, नहीं, ऐसा कुछ उसका पर्पस नहीं होता है। इसका पर्पस सिंपल सा ये है, अकाउंटेबिलिटी अश्योर करना, यानी जिसकी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने ढंग से पूरी की है कि नहीं की है। और इसके अलावा आपको एक वर्ड मिलेगा कि इरेगुलरिटीज तो कुछ नहीं है इसकी वर्किंग में। अब दूसरा, मिसडिमीनर, यानी कुछ रॉन्ग डूइंग्स तो नहीं हो रही है, जो रूल्स बने हुए हैं वो ब्रेक तो नहीं हो रहे हैं, तो ये चीजें इसमें गवर्नमेंट ऑडिट में देखी जाती है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, यानी अपॉइंटमेंट, रिमूवल कैसे होगा, टेन्योर क्या होगा, अदर आर्टिकल्स क्या हैं इसके रिगार्ड में देखिएगा। अपॉइंटमेंट जो होगा उसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब सबसे पहली चीज, सी एंड एजी इसका ऑडिट करेगा। गवर्नमेंट ऑडिट कौन करेगा, कोई नॉर्मल ऑडिटर नहीं करता है स्टूडेंट्स। सी एंड एजी यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यहाँ पे एम है कॉम्प्ट्रोलर, तो उसको शॉर्ट में बोलते हैं सी एंड ए जी। तो अब इसका अपॉइंटमेंट, इनका सैलरी, मतलब इनका रेम्यूनरेशन क्या होगा, इनका कितने साल तक ऑडिट करेंगे, तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इनकी ड्यूटीज क्या होंगी, इनकी पावर्स क्या होंगी। अब देखिए, सी एंड एल जी ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। दूसरा, रिमूवल कैसे हो सकता है, अब इसको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर, प्रूव हो चुका है, डाउटफुल अभी नहीं है, यानी ऐसा प्रूव हो चुका है कि सी एंड एजी ने कुछ मिसबिहेवियर किया है या वो अब केपेबल नहीं है ये ऑडिट करने के लिए, तो वो प्रूव होने के बाद ही वो रिमूव किया जा सकता है। उसके लिए भी कुछ कंडीशन है कि एज इन दी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में होता है उसी तरीके से रिमूवल होगा। कैसे कि when each house of the parliament decide to do so by majority of not less than 2/3 of the members of the house present, यहाँ पे प्रेजेंट जितने मेंबर हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जितने प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर डे पे और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 देखा जाएगा। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन क्या होगा सी एंड एच जी का, जितना जज की सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, उतना ही सी एंड एच जी का रेम्यूनरेशन होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सारे पॉइंट हैं ये इंडिपेंडेंस को बता रहे हैं, यानी क्योंकि वो प्रेसिडेंट यानी अपेक्स
पर्सन ऑफ द कंट्री वो उसको अपॉइंटमेंट करेगा, और 2/3 ऑफ द पर्सन के वोटिंग के बिना वो रिमूव भी नहीं हो सकता। उसका रेम्यूनरेशन भी उतना है जितने एक सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। वो यानी उसकी इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट होने का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट है टेन्योर। तो टेन्योर एक फिक्स्ड टेन्योर होता है। अब देखिए स्टूडेंट, जितनी भी ड्यूटीज हैं, पावर हैं, रेम्यूनरेशन, टेन्योर की बात की हुई है, ये इस एक्ट में की हुई है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटीज, पावर एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस एक्ट 1971। तो ये भी आपको मिल जाएगा। ये एक एक्ट बार बार इसमें दिया हुआ है मॉड्यूल में। अब नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में? आर्टिकल 149 की बात हो रही है। आर्टिकल्स जो स्टूडेंट्स बात हो रहे हैं, जैसे 266 था, यहाँ पे 149 से लेकर 151 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, यानी भारत के संविधान के आर्टिकल्स की बात हो रही है। तो 149 का आर्टिकल क्या बोलता है? ड्यूटीज एंड पावर्स इन रिलेशन टू अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स के रिलेशन में C&AG की क्या ड्यूटीज होंगी, क्या पावर्स होंगी, ये आर्टिकल 149 बताएगा। अभी अकाउंट्स तो ठीक है, ड्यूटीज और पावर। अभी अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होगा? इन अकाउंट्स का फॉर्मेट बताएगा आर्टिकल 150। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 151, क्या बताएगा? रिपोर्ट ऑफ C&AG रिलेटिंग टू अकाउंट्स सबमिट टू द प्रेसिडेंट, यानी जो इन अकाउंट्स की सबमिशन होगी C&AG के द्वारा, अगर इंडिया के मतलब कंट्री के केस में प्रेसिडेंट को और स्टेट के केस में गवर्नर को, तो वो उसकी जो रिपोर्टिंग की बात होगी वो आर्टिकल 151 की होगी। ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कैसे होती है, तो उसमें भी हम कवर करेंगे आर्टिकल 151। तो ये हो गए हमारे 3 इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। अब देखिए सबसे पहला जो अब ड्यूटीज इसका आ जाते हैं मेन ड्यूटीज। अभी तो हम पढ़ रहे थे लीगल फ्रेमवर्क में, यानी रेम्यूनरेशन क्या है, टेन्योर क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रिमूवल कैसे होगा, कुछ अदर प्रोविजंस क्या है उसके। अब हम आ जाते हैं ड्यूटीज पे। अब हमारे ड्यूटीज के पॉइंट है, सबसे पहले कंपाइलेशन का काम है। तो कंपाइलेशन में क्या करेगा C&AG? वो कंपाइल करेगा किससे? फ्रॉम द इनिशियल एंड सब्सिडरी अकाउंट, यानी स्टेट के, यूनियन टेरिटरी के जितने भी उसके पास अकाउंट्स आए हैं और सब्सिडरीज अकाउंट्स आए हैं, उससे वो कंपाइलेशन स्टार्ट करेगा। उसके बाद कंपाइलेशन करने के बाद वो क्या बनाएगा? प्रिपेयर रिस्पेक्टिव हेड से एनुअल रिसीट और डिस्बर्समेंट, यानी हेड वाइज कितने आए हैं पैसे, कितना डिस्बर्स हुआ है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, किस पर्पस के लिए डिस्बर्स हुआ है, तो उसके वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा। तीसरा, ये सारा कंपाइलेशन करने के बाद प्रेसिडेंट को, गवर्नर को और यानी स्टेट के गवर्नर को और एडमिनिस्ट्रेटर को वो सबमिट करेगा। अब देखिए 3 शब्द का क्या फर्क हुआ स्टूडेंट्स? इंडिया यानी कंट्री के रिस्पेक्ट में तो प्रेसिडेंट की बात आ गई, और स्टेट के रिस्पेक्ट में यानी जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तो पर्टिकुलर उस स्टेट का गवर्नर हो गया। और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं स्टूडेंट्स, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो पूरी कंट्री के बिहाफ पे प्रेसिडेंट, पर्टिकुलर स्टेट के बिहाफ पे गवर्नर, और यूनियन टेरिटरी के जो हेड होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं। तो ये सब चीजें उसकी कंपाइलेशन में आ जाएगी। सबसे पहले वो कंपाइलेशन करेगा इनिशियल सब्सिडरीज से, इनिशियल अकाउंट से। उसके बाद वो एनुअल रिसीट और डिसबर्समेंट पर्टिकुलर हेड वाइज तैयार करेगा। तीसरा, वो सारा सबमिट कर देगा रिस्पेक्टिव इन 3 पर्सन को। अब देखिए आगे सेकंड ड्यूटी क्या होगी C&AG की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट। अब देखिए ये कॉमन बना दिया है मैंने, ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन सबसे पहला एक्सपेंडिचर, सारे के सारे खर्चों पे वो ऑडिट करेगा, रिपोर्ट करेगा। क्या? कि वेदर लीगली अवेलेबल, जो खर्चा हुआ है वो लीगली अवेलेबल भी था क्या। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ अमाउंट खर्च हुआ है, तो क्या वो उस बिल्डिंग बनाने के लिए ही था क्या वो पैसा जो रखा हुआ था, या फिर किसी और चीज के लिए उन्होंने रखा हुआ था। तो पहली चीज तो ये आएगी। दूसरा, वेदर द एक्सपेंडिचर कन्फर्म्स, ये कन्फर्म नहीं है स्टूडेंट्स, कन्फर्म यानी एज पर द रूल। तो वेदर द एक्सपेंडिचर कन्फर्म्स टू द अथॉरिटी विच गवर्न्स इट, यानी पर्टिकुलर अथॉरिटी नहीं, उसको एज पर रूल्स रेगुलेशन अप्रूव करने के बाद ही वो एक्सपेंडिचर होना चाहिए। नेक्स्ट, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड टू द कंटिजेंसी फंड। अपन ने पढ़ा था कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा है ये है कंटिजेंसी, यानी कुछ एक्सट्रीम, कुछ जैसे नेचुरल कैलेमिटी हो गई और कुछ बिल्कुल जो सिचुएशंस हम इमेजिन नहीं कर पाते उनके लिए, कंटिजेंसी के लिए। तीसरा है पब्लिक अकाउंट्स, इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर ऑडिट करेगा और रिपोर्ट करेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? C&AG की ड्यूटीज पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले थी कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स, अब दूसरी है कि इन सब ट्रांजेक्शन्स पे और एक्सपेंडिचर पे, ट्रांजेक्शन्स पे और इन अदर चीजों पे ऑडिट करना और रिपोर्ट करना। तीसरी चीज क्या है? ऑल दी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और अदर। तो इन सब पे क्या करना? ऑडिट करना इन सब चीजों की और रिपोर्ट करना। किस किस की? ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और अदर सब्सिडरी अकाउंट है उनकी ऑडिट करना और उसके ऊपर रिपोर्ट करना। ये इसकी C&AG की ड्यूटी है। तीसरी ड्यूटी क्या है तीसरी ड्यूटी है उसकी ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। ये हम बिल्कुल डिटेल में भी पढ़ेंगे।
अभी इसमें क्या मतलब है बताने का कि वेयर एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का या फिर अथॉरिटी को सब्सटेंशियली फाइनेंस किया गया है बाय ग्रांट्स, कुछ लोन दिए हुए हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑफ एनी स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैविंग। अब देखिए सिंपल सा मैं आपको समझाती हूँ, किसी भी लोकल अथॉरिटी को, बॉडी को सब्सटेंशियली फाइनेंस किया गया है। अब सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब क्या होता है अभी हम देखेंगे, अभी तो केवल आप इतना समझिए कि सब्सटेंशियली फाइनेंस किया गया है तो उसमें सीएनडीजी की ड्यूटी क्या है, सीएनडीजी ऑडिट करेगा उस जिस बॉडी को, जिस अथॉरिटी को लोन दिया गया है, ग्रांट दी गई है, उसकी सारी रिसीट्स को और एक्सपेंडिचर को भी ऑडिट करेगा। अब ऑब्वियसली बात है, कुछ मेजर अमाउंट अगर हम लोन दे रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड से किसी अथॉरिटी को, तो सीएनडीजी ये भी तो देखेगा जिस अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट दिया गया है तो किस तरीके से यूटिलाइज हुआ है। अब देखिएगा सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब है कि अमाउंट सबसे पहले तो कम से कम 25 लाख का होना चाहिए। अब हर नहीं तो एक अमाउंट तो फिक्स करेंगे ना, हर किसी जैसे थोड़े थोड़े अमाउंट के लोन पे थोड़ी सीएनडीजी ऑडिट करने बैठ जाएगा। एक तो 25 लाख का होना चाहिए अमाउंट कम से कम। दूसरा कि अमाउंट ऑफ ग्रांट और लोन इज नॉट लेस देन 75% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, यानी जितना भी उस लोकल अथॉरिटी का, लोकल बॉडी का है ना, जितना खर्चा है वो कम से कम 75% इस लोन अमाउंट से कवर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 लाख है तो 30 लाख का एक लोन दिया गया है, ग्रांट दिया गया है, और उसका खर्चा ही 23 लाख है, तो उस 23 लाख का 75 लाख करोगे तो अप्रोक्स 22 साढ़े 22 लाख आएगा, और उसका एक्सपेंडिचर तो है 23 लाख, तो वो इस लोन के अमाउंट में से ही कवर हो रहा है। यानी वो, इसके कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो लोकल अथॉरिटी है, जो कोई बॉडी है, तो वो पूरी के एक ऑलमोस्ट एक मेजर एस्पेक्ट में डिपेंडेंट है इस लोन के ऊपर। तो इसीलिए क्योंकि उसके मेजर एक्टिविटीज इस लोन के अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसीलिए सीएनडीजी इस बॉडी, इस अथॉरिटी की रिसीट्स एक्सपेंडिचर को भी ऑडिट करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो नेक्स्ट है इसकी ड्यूटी सीएनडीजी की, कि वो ऑडिट करेगा ग्रांट्स और लोन को। अब इसमें क्या देखिएगा, अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई ना ग्रांट दी गई थी, कुछ लोन दिया गया है, और उसका प्रोसेस पूरा दिखेगा, किस क्या प्रोसीजर क्या है ग्रांट और लोन इशू करने का, और जो भी क्राइटेरिया, जो भी कंडीशंस उस ग्रांट और लोन के साथ थी वो प्रॉपर्ली फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट है ऑडिटर की ड्यूटी, ऑडिट ऑफ रिसीट्स ऑफ द यूनियन और स्टेट के, वो पूरा करेगा यूनियन के, स्टेट्स के जितनी भी रिसीविंग है। ये तो सिंपल सी बात है, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ द रूल्स एंड प्रोसीजर डिजाइन टू सिक्योर द चेक। अब यहाँ पे तीन चीजें स्टूडेंट्स, असेसमेंट, यानी जितनी भी रिसीविंग है, यानी असेसमेंट तो सही हो रहा है कि हमें क्या लेना बनता है, रिसीविंग कहाँ कहाँ से आ सकती है उस स्टेट की, उस यूनियन की। कलेक्शन, यानी असेसमेंट तो कर दिया कि ये सोर्स होने चाहिए, अब उससे प्रॉपर्टी कलेक्शन भी करो, उसके बाद अलोकेशन करो उसका रेवेन्यू का। तो तीन चीजें हैं इसमें, असेसमेंट करना, कलेक्शन करना और अलोकेशन करना ऑफ द रेवेन्यू। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जितने भी है उसको प्रॉपर्ली इन्वेंट्री को हम ढंग से इसको ऑडिटर चेक करेगा। अब नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी के बिहाफ पे क्या है, द सीएनडीजी शैल अपॉइंट द ऑडिटर, यानी उस गवर्नमेंट कंपनी के जो ऑडिटर होगा वो सीएनडीजी उसको अपॉइंट करेगा और उसको डायरेक्ट करेगा किस तरीके से ऑडिट करनी है। अब डायरेक्ट करने के बाद जो वो ऑडिटर, उस गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर होगा, जो ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट देगा, वो सीएनडीजी को भी एक कॉपी भेजेगा, और उसके बाद अगर वो ऑडिट की कॉपी मिलने के बाद सीएनडीजी को लगता है कि कुछ आगे फर्दर एक्शन लेना है, तो वो एक्शन उस पर लेगा, अकाउंट्स पे, गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स पे। अब देखिए ये तो हमने पढ़ ली ड्यूटीज क्या क्या है। अब देखिए सीएनडीजी की पावर्स क्या है स्टूडेंट्स, टू इंस्पेक्ट एनी ऑफिस, इंस्पेक्ट यानी जाके चेकिंग करना, इंस्पेक्शन करना, एनी ऑफिस, या उसको लग रहा है कि किसी स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का कुछ रिस्पॉन्सिबल्स है, कुछ अकाउंट्स उसको इंस्पेक्ट करने, तो इंस्पेक्ट करेगा। अगर खुद इंस्पेक्ट नहीं कर सकता तो रिक्वायर, यानी अपने ऑफिस में वो अकाउंट्स मंगवाएगा। और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस लगते हैं, कुछ इंक्वायरी लगती है, कुछ ऑब्जर्वेशन लगती है, तो वो ऑब्जर्वेशन करेगा। किसी पर्सन से भी अगर उसको कुछ इंक्वायरी करनी है तो वो भी वो कर सकता है। इसके अलावा पावर टू डिस्पेंस विद एनी पार्ट ऑफ डिटेल्ड ऑडिट, इसके अलावा भी अगर उसको लगता है कि किसी पर्टिकुलर आइटम पे, किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे उसको डिटेलिंग में ऑडिट करनी है, तो वो ऑडिट भी कर सकता है। तो ये हो गया पावर ऑफ द सीएनडीजी। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स कि ऑडिट ऑफ रिसीट्स और ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर पे हम डिटेल में करेंगे, और स्टोर्स और इन्वेंट्री वाला पार्ट भी है, तो ये डिटेल में दिया हुआ है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑडिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी खर्चा कहाँ कहाँ किस तरीके से हो रहा है, कंसोलिडेटेड फंड से जितना भी अमाउंट जा रहा है एक्सपेंडिचर के लिए वो किस तरीके से जा रहा है, उसका प्रोसीजर क्या है। द ऑडिट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑन द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, ऑब्वियस सी बात है। अब बेसिक स्टैंडर्ड इसमें दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, 5 स्टैंडर्ड्स हैं जो हम पढ़ेंगे,
ऑफ द ऑडिट एक्सपेंडिचर आर टू इंश्योर, अब देखिए एक यहाँ पे अब बात ध्यान रखिएगा, ऑथोराइज बाय द कॉम्पिटेंट, यानी प्रॉपर सैंक्शनिंग के बाद खर्चा हो रहा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसके लिए उसने जो लिमिट्स लगाई हुई है उसके अकॉर्डिंग ही खर्चा हो रहा है। तो ये है इसका बेसिक पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड फॉर एक्सपेंडिचर ऑडिट, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सैंक्शन क्या है, प्रोविजन ऑफ फंड से हो रहा है, प्रोप्राइटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट। अब देखिए ध्यान से, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, अब देखिए दैट द एक्सपेंडिचर कॉन्फॉर्म, मैं आपको कहते कॉन्फॉर्म नहीं, कॉन्फॉर्म यानी एज पर द रूल्स टू द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का या पर्टिकुलर लॉ का प्रोविजन बना हुआ है उसके हिसाब से ही वो खर्चा हो रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रूल्स, यानी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस खर्चे को अप्रूव करने वाली, उसने उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं उस हिसाब से हो रहा है। दूसरा, दिस रूल रेगुलेशन, अभी जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं वो किस किस कैटेगरी के हो सकते हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि कैटेगरीज क्या है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर की। तो सबसे पहली कैटेगरी की रूल्स एंड ऑर्डर रेगुलेटिंग दी पावर टू इनकर दी सैंक्शन दी एक्सपेंडिचर, यानी वो पावर किसके पास है, पावर सबसे पहले रूल्स एंड उसके ऊपर रूल्स एंड ऑर्डर बनाना। उसके बाद मोड ऑफ प्रेजेंटिंग दी क्लेम, यानी जितना भी खर्चा हो चुका है तो वो गवर्नमेंट से क्लेम लेने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तीसरा है रूल्स एंड ऑर्डर रेगुलेटिंग दी कंडीशंस, यानी जितनी भी पेंशंस जाती है, सैलरीज जाती है कंसोलिडेटेड फंड से, तो उसके बिहाफ पे क्या कंडीशंस हैं, क्या उसके रूल्स हैं, तो ये सब इसमें CNDG चेक करेगा, यानी सब कुछ रूल्स और ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा है ऑडिट ऑफ सैंक्शंस, ये हम पढ़ रहे हैं बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉर द एक्सपेंडिचर ऑडिट। तो दूसरा है ऑडिट ऑफ सैंक्शन, यानी जो भी सैंक्शन अथॉरिटी है वो जो सैंक्शन कर रहा है कुछ खर्चा, तो हैज बीन सैंक्शनड ईदर बाय जनरल ऑर्डर और बाय स्पेशल ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब जनरल ऑर्डर यानी विदाउट एनी कंडीशन, स्पेशल ऑर्डर यानी उस ऑर्डर के साथ कुछ कंडीशन जुड़ी हुई है, तो वो होता है स्पेशल ऑर्डर। एंड ऑल्सो टू सेटिस्फाई दैट द अथॉरिटी सैंक्शनिंग इट इज कॉम्पिटेंट फॉर द पर्पस, यानी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उस लिमिट तक खर्चा अप्रूव करने के लिए मतलब है भी कि उसको पावर्स हैं भी कि नहीं कि वो इस लेवल का खर्चा अप्रूव कर सकती है, तो ये चीज इसमें दी गई है। कि ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, यानी जितना भी खर्चा हुआ है तो उसके लिए अगर कोई प्रोविजन बना हुआ है तो उस प्रोविजन की लिमिट के अंदर रह के ही वो खर्चा अप्रूव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोविजन बना हुआ है 50 लाख का, तो खर्चा मैक्सिमम 50 लाख का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं इसके ऊपर, प्रॉपर्टी ऑडिट। इसका अगर बेसिक मीनिंग में बताऊं तो आपको ये मतलब ऑडिटर ये देखेगा कि जो खर्चा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लिए हुआ है, तो वो अगर खुद का पैसा होता, अगर वो गवर्नमेंट का पैसा नहीं होके खुद का पैसा होता, तो आप क्या उसमें लॉजिक लगाते, किस अकॉर्डिंग वो पैसा खर्च करते। तो ये होता है प्रॉपर्टी ऑडिट। तो ऑडिटर आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर अवॉइडेबल इनइफेक्टिव एक्सपेंडिचर। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इवन व्हेन द स्पेंडिंग फॉलोज द रूल। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि एज पर रूल्स ऑर्डर सैंक्शनिंग अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन द लिमिट्स, तो ये सब तो है प्रॉपर्टी ऑडिट में, ये सब तो है, एज पर रूल्स है, विद इन द लिमिट्स है, प्रॉपर उन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया है, लेकिन वो खर्चा करना बनता ही नहीं था, अवॉइडेबल था, हम उसको अवॉइड कर सकते थे। अब इसमें एक एग्जांपल एक दिया हुआ है, जैसे एक बिल्डिंग बनाई हुई है, अब उस बिल्डिंग को बनाने में ही 50-60 मतलब जितने भी करोड़ रुपए का खर्चा हो गया है, लेकिन उस बिल्डिंग का कोई यूज ही नहीं आ रहा है, तो अवॉइडेबल था ना इतना पैसा, भले ही वो प्रॉपर प्रोविजन फॉलो करने के बाद, सारे रूल्स फॉलो करने के बाद बनाई हुई है, लेकिन वो बनाने की कोई नीड थी नहीं। तो ये होता है हमारा प्रॉपर्टी ऑडिट। अब नेक्स्ट देखिए इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑडिट। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड, यानी जितना नीडेड है एज पर द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। एवरी पब्लिक ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस, वही जो मैंने बताया आपको कि जितना वो खुद के पैसे खर्च करने से पहले सोच समझ करता, उतना ही उसको गवर्नमेंट का पैसा खर्च करने से पहले सोचना पड़ेगा। नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज दिस पावर फॉर इट्स ओन एडवांटेज, वो अपने फायदे के लिए कोई खर्चा नहीं करेगा क्योंकि पब्लिक की मनी है। अब देखिए पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्सन के लिए, सेलेक्ट सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा कि पब्लिक मनी जो है वो पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए भी यूटिलाइज हो सकती है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेक्शन के लिए हो सकती है। कब? सबसे पहले द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बहुत मिनिमम लेवल का इनसिग्निफिकेंट है, तो ठीक है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, क्लेम फॉर द अमाउंट कुड बी एनफोर्स्ड, मतलब कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ऐसा है कि इस पर्सन को इतना पैसा देना है पब्लिक फंड से, तो ठीक है
तीसरा जो है द एक्सपेंडिचर इज इन परसुएंस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी, कुछ पॉलिसी कस्टम के तहत है। और फोर्थ है द अमाउंट ऑफ अलाउंस, यानी कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस किसी पर्सन ने खर्चा किया तो उसको एज रीइंबर्समेंट मिल रहा है। लेकिन इसमें एक लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि इसको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर खर्चा हुआ है, ट्रैवलिंग अलाउंस हुआ है 10,000 का, तो आप उसको 12,000 नहीं दोगे, क्योंकि 2,000 का बेनिफिट हो गया ना, तो आप उसको उतना ही दोगे जितना उसका एक्सपेंडिचर हुआ है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी ऑडिट। नेक्स्ट देखिए परफॉर्मेंस ऑडिट। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड्स फॉर दी एक्सपेंडिचर ऑडिट। इसमें नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑडिट, इसको फुल स्कोप ऑडिट भी कहा जाता है। अब इसमें ये टर्म्स ध्यान रखिए, अगेन ये एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिमिलर लग रही है, सिमिलर है नहीं। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी खर्चा हो रहा है वो इकोनॉमिकली हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो खर्चा 500 रुपये में हो सकता था तो उसको आपने मतलब 1,000 रुपीज दे दिए, तो ये इकोनॉमिकल होना चाहिए। और जितना हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, जितना एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स मिलना था, उतना हमें मिल गया है। तो ये होगी एफिशिएंसी, यानी जितना काम हमने सोचा था उतना हो गया है, प्लस मिनिमम रिसोर्सेज से हुआ है। दूसरा है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब है कि ऑडिट लुक्स वेदर द गवर्नमेंट हैज अक्वायर्ड, यानी जितना भी रॉ मटेरियल, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स, जितना भी फाइनेंशियल खर्चा हुआ है वो कम से कम पैसों में हुआ है। तो ये हो गया इकोनॉमी। और पहले वाले में क्या था, एफिशिएंसी में इकोनॉमिकल तो है ही, और जितना हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था उतना हमें रिजल्ट मिल गया है। अब है इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस का सिंपल मतलब है कि आपको रिव्यू करना है कि आपने ऑब्जेक्टिव क्या सेट किए थे वर्सेस आपने टारगेटेड, मतलब क्या आपको उसका रिजल्ट मिल गया है। तो आपको एक बार कंपेरिजन करना रहेगा, रिव्यू करना रहेगा कि क्या आपने सोचा था और क्या वो काम हो गया है, कि वेदर यू हैव अचीव्ड योर ऑब्जेक्टिव और नॉट। बस ये होता है इफेक्टिवनेस में, यानी आपने काम जो सोचा था वो पूरा हो गया है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस। इसका मतलब है और अपॉर्चुनिटीज, ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर, यानी और आगे बढ़ के सोचना कि कैसे हम इकोनॉमिकली और इफेक्टिवनेस के साथ काम कर सकते हैं। ये आ जाता है एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट में। तो ये है इन सब में फर्क। अब नेक्स्ट देखिए ऑडिट ऑफ रिसीट्स को हम डिटेल में करते हैं कि सारी की सारी जो रेवेन्यू है वो असेस्ड हो गई है, रियलाइज हो गई है, यानी ले ली है, और रियलाइज होने के बाद क्रेडिटेड टू गवर्नमेंट अकाउंट सारी की सारी चली गई। तो यहाँ पे तीन वर्ड ध्यान रखने हैं, करेक्टली असेस हुई है कि कितनी लेनी बनती थी गवर्नमेंट को, रियलाइज कितनी हो गई है, कितना आ गया, और क्रेडिट प्रॉपर्ली हो गया है कि नहीं हो गया है। अब नेक्स्ट है वेदर एडिक्वेट रेगुलेशन। अब ये सारी प्रोसेस पे, अब देखिए सब लिंक है, इस सारी प्रोसेस पे प्रॉपर चेक लगा हुआ है, इफेक्टिव चेक लगा हुआ है क्या, कौन सी प्रोसेस पे, असेसमेंट, कलेक्शन और अलोकेशन पे। अब नेक्स्ट भी है वेदर सच रेगुलेशन, और जो प्रॉपर चेक जो लगा हुआ है सेकंड पॉइंट में, तो क्या वो ढंग से फॉलो भी हो रहा है, क्या ढंग से कैरीड आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा ये देखना रहेगा रिसीट्स में कि आप प्रॉम्प्ट डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जैसे किसी को डबल रिफंड मिल गया हो, कुछ फ्रॉडुलेट फॉर्ज, यानी जिसका रिफंड बनता ही नहीं था वो चला गया हो, तो इससे रिसीट्स पे फर्क पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यू ऑफ द सिस्टम प्रोसीजर टू सी दैट इंटरनल प्रोसेस देखा जाएगा कि रेगुलर अकाउंटिंग ऑफ द डिमांड कलेक्शन, यानी जिन जिन से डिमांड लेनी है वो प्रॉपरली डिमांड के लिए प्रोसीजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कलेक्ट करने के लिए, रिफंड्स जो आने थे वो रिफंड्स आ गए हैं क्या, तो ये सब देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सटेंट। अब देखिए लास्ट पॉइंट, द एक्सटेंट एंड क्वांटम ऑफ द ऑडिट रिक्वायर्ड, यानी जितना करना है, किस लेवल तक करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, तो ये सब जो सीएनडीजी बताएंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, उस पर कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, यानी स्टोर्स की इन्वेंट्री की ऑडिट कैसे होगी, यानी परचेजिंग, इन्वेंट्री की, रिसीविंग, और कैसे इशू हो रहा है वो, और उसकी कस्टडी क्या है, तो ये सब चीज़ें उसका रेगुलेशंस देखना। उसके बाद अगर कुछ इसमें डेफिशिएंसी है, यानी कुछ कमी आ रही है, तो डेफिशिएंसी की क्वांटिटी देखना। और टू वेरीफाई दी परचेज, जो इतनी भी परचेज हो रही है प्रॉपरली सेंक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है ना, ये सब चीज़ें देखना कि रूल्स क्या बने हुए हैं, प्राइजेस जो पेमेंट हो रहे हैं वो रीजनेबल हैं, और जो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं वेंडर्स से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी चेक करेंगे। और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री प्रॉपर्ली हो रही नहीं हो रही है, तो ये सब सीएनडीजी ऑडिट ऑफ स्टोर्स और ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री में चेक करेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स। अब कमर्शियल अकाउंट्स देखिए किसके लिए आते हैं, तीन कैटेगरीज के लिए आते हैं कमर्शियल अकाउंट्स मेंटेन करना। सबसे पहले डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, का मतलब क्या है, जो ट्रेडिंग में और इन सब में इंडल्ज होती हैं, विच आर सब्जेक्ट टू द सेम लॉस, यानी उसके लिए आता है। दूसरा है स्टेचुटरी बॉडीज, यानी अपनी एलआईसीज हो गई, कुछ कॉर्पोरेशन से वो हो गए, तो उनके लिए जो स्पेसिफिक स्टेच्यूट होते हैं। और तीसरा होता है गवर्नमेंट कंपनीज, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो इसकी ऑडिट सीएनडीजी में क्या देखेगा,
कि अगर डिपार्टमेंटल कंसर्न्स हैं तो सेम उसी तरीके से होगा जैसे किसी गवर्नमेंट ऑडिट की डिपार्टमेंट की होगी। अब स्टेचुटरी बॉडीज जैसे एलआईसी कुछ कॉर्पोरेशंस हो गए तो वो उनके उस पर्टिकुलर, क्योंकि एलआईसी का जैसे अपना एक स्टेच्यूट होता है तो उसके जो स्टेच्यूट है उसके नेचर और टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा, गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट तो हमें पता ही है, कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स और प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होती है। अब नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ, अब गवर्नमेंट ऑडिट का ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए रोल ऑफ सी एंड एजी इन प्रिस्क्राइब अंडर दी जो 143 सब सेक्शन 5, 6, 7 का कंपनीज एक्ट का है उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पावर टू अपॉइंट, हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट और कंपनी का ऑडिटर होता है वो सी एंड एजी अपॉइंट करता है, तो वो उसी के बिहाफ पे ये डिटेल में दिया हुआ है इसमें। सी एंड एजी शैल अपॉइंट दी ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर भी सी एंड एजी अपॉइंट करेगा और कोई सब्सिक्वेंट है तो वो भी ये सी एंड एजी अपॉइंट करेगा, उसको डायरेक्ट भी करेगा। और इसके अलावा डायरेक्ट करने के बाद द ऑडिटर देयर अपॉन सो अपॉइंटेड, अब जो रिपोर्ट जो कंपनी का डायरेक्ट गवर्नमेंट कंपनी का डायरेक्टर सी एंड एजी ने अपॉइंट किया है जो रिपोर्ट देगा तो वो एक कॉपी रिपोर्ट की सी एंड एजी को भी देगा। और इसके अलावा जो भी अगर कुछ आगे फर्दर एक्शन लेना है तो वो सी एंड एजी इस रिपोर्ट के बेसिस पे आगे ले सकता है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि सी एंड डी का रोल कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, तो जिसमें सबसे पहले की पावर टू अपॉइंट द गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर, वो अपॉइंट करेगा सी एंड डी गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को। दूसरा जो पावर है इस रिस्पेक्ट में कंपनीज एक्ट के रिस्पेक्ट में कि सप्लीमेंट्री ऑडिट करेगा, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो सी एंड एजी शेल विद इन 60 डेज, अब 60 दिन कब से स्टूडेंट्स वो ध्यान रखना, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है वो एक कॉपी रिपोर्ट की सी एंड एजी को भी देगा, तो जैसे ही वो कॉपी मिलती है सी एंड एजी को तो उसके 60 दिन तक विद इन 60 डेज वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है। अब देखिए कैसे करेगा वो, ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, अब किसके थ्रू करवाएगा, जो भी पर्सन वो अपॉइंट करेगा ऑथोराइज करेगा सी एंड डी वो करेगा फॉर द पर्पस ऑफ सच ऑडिट। अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होगी तो वो गवर्नमेंट कंपनी उसको देगी, सिंपल सी चीज है। और इसके अलावा वो कमेंट भी करेगा ऑन और सप्लीमेंट्री कुछ करेगा। अब देखिए कमेंट अपॉन सच रिपोर्ट, एनी कमेंट गिवन बाय सी एंड डी और सप्लीमेंट टू द ऑडिट रिपोर्ट shall be sent by the company to every person entitled to the copies, यानी जैसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी सर्कुलेट होती है तो उसके साथ जो सीएनडीजी ने कमेंट किए हैं उस ऑडिट रिपोर्ट पे, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट पे, तो वो भी आगे हर एक पर्सन को दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए टेस्ट ऑडिट। टेस्ट ऑडिट का मतलब क्या है कि जैसे सप्लीमेंट्री ऑडिट का राइट था वैसे ही टेस्ट ऑडिट अगर लगती है सीएनडीजी को किसी टेस्ट ऑडिट की नीड है तो उस टेस्ट ऑडिट के लिए भी उसके पास पावर है, वो कर सकता है। अब लास्ट देखिए रिपोर्टिंग प्रोसीजर, द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट, अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 151 स्टूडेंट्स, अब आपको याद होना चाहिए आर्टिकल 151 रिपोर्टिंग के लिए था। तो अब यहाँ पे द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिपेंड अपॉन दी रिपोर्टिंग प्रोसीजर, यानी प्रॉपर आपने ऑडिट कर ली तो लेकिन रिपोर्टिंग तो बतानी पड़ेगी टू दी प्रॉपर अथॉरिटी जिसको रिपोर्ट करना है ताकि अप्रोप्रिएट एक्शन तो लिया जा सके। ठीक है, और कुछ मिस्टेक्स हैं तो रेक्टिफाई हो जाए। इरेगुलरिटी थी, मिसडीमीनर हमने पढ़ा था, इरेगुलरिटीज, इम्प्रॉपरिटी, जहाँ पे खर्चा बनता ही नहीं था वहां पे खर्चा कर लिया, और ये सारी जो प्रोसीजर होगा आर्टिकल 151 में दिया हुआ है। द रिपोर्ट शेल नॉट ओनली बी प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेचर, देखिए ध्यान से, बट देयर आफ्टर ऑल्सो भी पब्लिसाइज, उसको पब्लिकली हम पब्लिसाइज भी करेंगे एडिक्वेटली इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रॉपर क्लाइमेट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी पब्लिक का क्या ओपिनियन, भाई जो कंसोलिडेटेड फंड में टैक्सेस का पैसा आ रहा है वो पब्लिक के ही तो टैक्स, पब्लिक ही तो टैक्स भर रही है, तो इसलिए जो उसका रिपोर्टिंग रहेगा वो पब्लिसाइज भी करेंगे उसको ताकि जो ओपिनियन आने हैं वो ओपिनियन आए और उस ओपिनियन के बेसिस पे रेमेडियल एक्शन भी लिए जा सके। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा गवर्नमेंट ऑडिट। थैंक यू।